हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न डेफिनेटली बनेंगे ही। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आप उसे स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो सभी अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना काफ़ी हद तक बनी रहती है। तो आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उससे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के कितने सूत्र या नियम होते हैं? ऑप्शन है 6, 4, 3 या फिर 5। बहुत ही बेसिक प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र या फिर 5 नियम होते हैं। एक एक करके इन नियमों को देख लेते हैं। पहला नियम है, प्रत्येक पुस्तक उपयोगी है। सेकंड नियम है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और फोर्थ है, पाठक का समय बचाए। और फिफ्थ है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये 5 सूत्र हमने पढ़ रखा है। आप लोगों को याद होगा कि हमारे बिलीव एमलिप के एग्ज़ाम में इन 5 नियम या सूत्र में से एक सूत्र को दे दिया जाता था और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता था। मतलब एक नियम को हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना होता था। ठीक है, तो ये 5 नियम जो है फ्रेंड्स, वो 5 लाइन का ही नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसे हम एक एक करके देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, मेल्विन डेवी, SR रंगनाथन या फिर WCB सेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SR रंगनाथन ने 5 सूत्र का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम बार कब प्रकाशित हुए? ऑप्शन है 1928, 1929, 1931 या फिर 1927। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931। प्रथम प्रकाशन 1931 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1925, 1928, 1935 या फिर 1938। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 में, ऑप्शन बी। जब रंगनाथन जी मद्रास के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, तब दिसंबर 1928 में चिदम्बरम में एक राज्य स्तरीय मतलब प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यहीं पे मीनाक्षी कॉलेज में उन्होंने 5 सूत्र का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रंगनाथन जी ने 5 सूत्र का प्रतिपादन 1928 में किया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की प्रस्तावना किसने लिखी थी? ऑप्शन है WCB सेयर्स, एडवर्ड बी रोज, P.A. अर्थटन। ऑप्शन फोर्थ है P.S. शिवा स्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा P.S. शिवा स्वामी ने 5 सूत्र की प्रस्तावना लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा चौथा नियम है? अभी हम लोग ने 5 नियम देखे थे, उसमें से चौथा नियम यहाँ पे पूछा है। आप लोग चौथा नियम बताइएगा। पाठक का समय बचाएं, पुस्तकीय उपयोग के लिए है, पुस्तकालय संस्था का हृदय है, और फोर्थ है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठक का समय बचाएं। जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो और वहाँ के कर्मचारी आपको बहुत देर तक प्रतीक्षा करवाते हैं कोई भी बुक इशू करने के लिए, तो आपको ही लगेगा ना कि इस लाइब्रेरी में बुक तो मिल जाएगी लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से कोई भी पाठक ऐसी लाइब्रेरी में जाना पसंद नहीं करेगा जहाँ उसका समय वेस्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, चौथा नियम बोलता है कि पाठक का समय बचाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सेकेंड एडिशन डैश में आया था? ऑप्शन है 1950, 1957, 1975 और 1967। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
1957 या फिर 1957 में इसका लाइब्रेरी साइंस का सेकेंड एडिशन, द फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सेकेंड एडिशन आया था 1957 में। इसका पहला एडिशन हम लोग ने देखा 1931 में आया था और सेकेंड एडिशन 1957 में आया था। और ऑनलाइन एडिशन पूछेगा तो 2004 बताइएगा। ऑनलाइन एडिशन कब आया? 2004 में। एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1931 से 1963 तक प्रकाशन का अधिकार जो था वो माला को था। माला मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1931 से 1963 तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को इसके प्रकाशन का अधिकार था। फिर 1963 से 1904 तक प्रकाशन सेरेल्स द्वारा किया जाता था। कब? 1963 से 1904 तक सेरेल्स द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? ऑप्शन है सेकेंड नियम, थर्ड नियम, फोर्थ नियम या फिर फिफ्थ नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा नियम के अंतर्गत कहा गया है, के अनुसार कहा गया है कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है। हमने पांचवा सूत्र देखा था कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, मतलब कि वर्धनशील मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, जिसका अर्थ ये होता है कि लाइब्रेरी को लगातार बढ़ते रहने वाला संस्था होना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा ये सूत्र है? ठीक है, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है? ऑप्शन है चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या फिर प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र अधिक बल देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, OCLC शोध रिपोर्ट के अनुसार अपने समुदाय और उनकी आवश्यकताओं को जाने रंगनाथन के किस नियम का पुनर्स्थापन है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा नियम। OCL की शोध रिपोर्ट के अनुसार अपने समुदाय और उनकी आवश्यकता को जाने रंगनाथन के द्वितीय नियम का पुनर्स्थापन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इनमें से आप लोग को बताना है। ऑप्शन है मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी, रीडर्स ऑफ द लाइब्रेरी, यूज़र ऑफ द लाइब्रेरी या फिर स्कॉलर ऑफ द लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूज़र ऑफ द लाइब्रेरी। मतलब पुस्तकालय उपयोगकर्ता, जो पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं उन्हें पुस्तकालय उपयोगकर्ता या फिर यूज़र ऑफ द लाइब्रेरी कहा जाता है। तो आप लोग इंग्लिश में भी इसे पढ़ते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न के ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में रहते हैं, तो आप लोग को इंग्लिश भी आना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाठकों की शुरुआत का अर्थ है? ऑप्शन है अभिविन्यास, ज्ञान, ग्रहण शक्ति या फिर शुरुआत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिविन्यास। पाठकों की शुरुआत का अर्थ है अभिविन्यास या फिर ओरिएंटेशन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओरिएंटेशन। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, अभिविन्यास को इंग्लिश में ओरिएंटेशन कहा जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब या फिर अभिविन्यास का मतलब होता है कि लाइब्रेरी में जो भी नए पाठक आते हैं या फिर नए उपयोगकर्ता आते हैं उसकी सहायता और सेवा करना। ठीक है, और जैसे उपयोगकर्ता को ये बतलाना कि लाइब्रेरी उसके लिए क्या है और उपयोगकर्ता लाइब्रेरी उसकी कैसे सहायता कर सकता है उपयोगकर्ता की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाठकों की शुरुआत का अर्थ होता है अभिविन्यास या ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम है? ऑप्शन है सभी के लिए पुस्तकें, मुफ्त पुस्तक सेवा, मुफ्त पुस्तकालय सेवा या फिर सभी जगह पुस्तकें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी के लिए पुस्तकें। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम क्या है? सभी के लिए पुस्तकें, क्योंकि दूसरा सूत्र ये कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। जैसे कि इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि पहले समाज के कुछ गिने चुने वर्ग
उच्च लोग, पैसे वाले लोग ही, कुछ विशिष्ट लोग ही पुस्तकें पढ़ पाते थे और केवल उन्हें ही लाइब्रेरी में जाने की अनुमति थी। यहाँ तक कि महिलाएं भी पुस्तकालय नहीं ना जा पाती थी और ना ही पुस्तकें पढ़ पाती थी। तो महिलाओं को भी अनुमति नहीं थी पुस्तकालय जाने की। लेकिन क्या हुआ, लोकतंत्र के कारण ये स्थिति पूरी तरह बदल गई और सभी को पुस्तक पढ़ने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं भी पुस्तकालय जाने लगी और पुस्तकें पढ़ने लगी। इससे रंगनाथन जी ने प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले पर बल दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। ये कौन सा सूत्र इसमें आएगा? ओके, तो बताइएगा। ऑप्शन फर्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम या फिर पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम। ये कहता है कि पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता रहता है। जहाँ भी आपको समृद्धि, वृद्धि या फिर विकसित ऐसा टाइप सा कोई शब्द दिखे तो समझ जाइएगा कि ये 5वें नियम से संबंधित है। क्योंकि जो 5वां नियम कहता है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये अपने आकार आकृति में परिवर्तन कर नया स्वरूप ग्रहण करती है। ठीक है, जैसे जैसे पाठक की संख्या में वृद्धि होती होगी तो क्या होगा, पुस्तकालय वैसे वैसे विकसित होता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आपको समृद्धि, वृद्धि और विकसित शब्द दिखे ये कौन से नियम से संबंधित है? 5वां नियम से। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित नियम है। अब आप लोग बहुत ही आराम से बता सकते हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित कौन सा नियम है? 5वां, पहला, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां नियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है? ऐसा कौन सा नियम है जो अनुपयोगी, जो पुस्तकें उपयोग लायक नहीं है, उसे ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है? ऑप्शन है द्वितीय नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम या फिर पंचम नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां नियम। रंगनाथन जी ने ये कहा है फ्रेंड्स कि 5वें नियम के लिए ये कहा है कि पुस्तकालय विकासशील संस्था है और ये नई सामग्री ग्रहण करती है और पुरानी सामग्री का त्याग करती है। तो ये सेंटेंस एज इट इज़ पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रंगनाथन जी ने 5वें नियम के लिए कहा है कि ये नई सामग्री ग्रहण करेगी और पुरानी का त्याग करेगी। ओके, अगर कोई भी किताब जो है वो फट गई है या फिर उसके कंप्लीट पेजेस नहीं हैं, कुछ पेजेस उससे निकल गए हैं, तो हम उस बुक को पढ़ना चाहेंगे क्या? नहीं ना। तो ऐसी किताबों को लाइब्रेरी में रखने का कोई औचित्य नहीं होता जो फट गई है। तो इसीलिए रंगनाथन जी ने कहा है कि ऐसे अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकाल देना चाहिए। और ये कौन सा नियम कह रहा है? 5वां नियम। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र किसे समर्पित है? ऑप्शन है एडवर्ड बी रोज, मेल्विन डेवी, यूजिन गारफील्ड या फिर WCB सेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र समर्पित है एडवर्ड बी रोज को। और पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र बोलता है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। ठीक है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। ये डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने अपने बचपन के गुरु, ये कौन थे? उनके बचपन के गुरु और पसंदीदा गुरु थे, जो क्या करते थे? गणित पढ़ाते थे। किसे? SR रंगनाथन जी को एडवर्ड बी रोज गणित पढ़ाते थे। इन्हें ही रंगनाथन जी ने ये प्रथम सूत्र समर्पित किया है। ठीक है, और ध्यान रखना फ्रेंड्स, WCB सेयर्स जो है इन्हीं के गुरु हैं जो लंदन में इनको शिक्षा दी थी। तो मतलब ये लंदन के गुरु है। ओके, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड बी रोज को प्रथम सूत्र समर्पित किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18 है, रंगनाथन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तकालय नियम में से कौन सी है?
ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है फ्रेंड्स, इसको सुधार लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि रंगनाथन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन है कोलन क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी मैनुअल, पोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और फोर्थ ऑप्शन है द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। डॉक्टर रंगनाथन ने पहली जो किताब लिखी उसका नाम दिया द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या फिर पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। इसको 1928 में प्रतिपादित किया गया और ये 1931 में प्रथम बार प्रकाशित की गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, द 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पहली किताब थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुस्तकालय विज्ञान की चतुर्थ नियम में मुख्य कारक क्या माना जाता है? ऑप्शन है कर्मचारी, उपयोगकर्ता, समय और प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय, क्योंकि जो फोर्थ नियम है वो ये कहता है कि पाठक का समय बचाएं, तो ये सब इसका मुख्य कारक हो जाएगा समय। किस किस तरह से हम पाठक का समय बचा सकते हैं? तो निधानी व्यवस्थापन से हम पाठक का समय बचा सकते हैं, मतलब कि बुक को ठीक से व्यवस्थित करके रखा जा सकता है, ताकि हम लोग को अगर कोई पाठक आए तो हम लोग को उसे ज़्यादा समय उसे ढूंढने में मत लगे बुक को। और दूसरा है संदर्भ सेवा के द्वारा, ओपन एक्सेस सिस्टम के द्वारा और स्टॉक रूम गाइड। इस प्रकार से हम पाठक का समय बचा सकते हैं। तो ये इन सबसे प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। निधानी व्यवस्थापन के द्वारा, संदर्भ सेवा द्वारा, ओपन एक्सेस सिस्टम के द्वारा और स्टॉक रूम गाइड के द्वारा हम पाठक का समय बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। ऑप्शन है दूसरा कानून, तीसरा कानून, पहला कानून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा कानून या फिर नियम कहता है कि सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। जैसे कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो हम उसे हिस्ट्री की बुक तो नहीं दे सकते ना। अगर हम लोग उसे हिस्ट्री की बुक देते हैं, चलो आप इसे ही पढ़ लो, हमारे पास और कोई बुक नहीं है, ऐसा करके बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, उस पाठक को उसकी पुस्तक नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो दूसरा सूत्र यही कहते हैं हमसे कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसलिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है फ्रेंड्स कि सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है, ये दूसरा कानून कहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप कि मैंने आप लोग को अच्छे से समझा पाया हो और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।